करंट अफेयर्स डाइजेस्ट पर आधारित इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे पास खेल, रक्षा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी ढेरों खबरें हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन खबरों को एक-एक करके जानना नहीं है, बल्कि इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखना है। ये समझना है कि इस महीने जो कुछ भी हुआ, वो हमें भारत की दिशा के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल। और जब हमने इन स्रोतों को देखा तो दो शब्द बार बार सामने आए, आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी। सही कहा, एक तरफ भारत अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। तो चलिए इसी नजरिए से अक्टूबर 2025 की घटनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपके भेजे गए नोट्स की शुरुआत में एक बहुत अच्छी लाइन थी, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो इसी जिद और हौसले की कहानियों से आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो चलिए खेल के मैदान से ही शुरू करते हैं। यहाँ टीम वर्क और व्यक्तिगत प्रतिभा दोनों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे पहले फुटबॉल की बात करते हैं। हाँ, भारत ने कोलंबो में बांग्लादेश को हराकर 7वीं बार साफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप जीती। ये भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन इसी के साथ एक और खबर है जो वर्तमान की ताकत दिखाती है। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती और ये उनकी लगातार 23वीं जीत है। 23वीं जीत। हाँ, ये तो कमाल का दबदबा है। मतलब सिर्फ ये तो नहीं हो सकता ना कि वहां की टीम बहुत अच्छी है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। यही असली मुद्दा है। ये सिर्फ एक टीम की जीत नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम की जीत है। मणिपुर में दशकों से लड़कियों को फुटबॉल खेलने के लिए जमीनी स्तर पर जो समर्थन और कह सकते हैं जो माहौल मिला है, ये उसका नतीजा है। अच्छा। वह फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मणिपुर मॉडल दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है? हाँ, ताकि महिला फुटबॉल में हमारा दबदबा सिर्फ एक राज्य तक सीमित ना रहे। बिल्कुल। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अब कुछ व्यक्तिगत हीरो की बात करते हैं, जहां आत्मनिर्भरता की एक अद्भुत मिसाल देखने को मिली। पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीतल देवी ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। हाँ, शीतल देवी। एक मिनट, स्रोतों में लिखा है कि वो बिना बाजुओं वाली पहली महिला तीरंदाज हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती है। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। उनकी तकनीक क्या है? मतलब वो धनुष कैसे चलाती हैं? उनकी कहानी वाकई असाधारण है। शीतल अपने पैरों और मुंह का इस्तेमाल करके तीरंदाजी करती हैं। ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और इनोवेशन का शिखर है। उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। गजब है। और इसी टूर्नामेंट में टोमन कुमार ने भी पुरुषों के कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण जीता। कुल मिलाकर भारत ने 7 पदक जीते। वाकई शीतल देवी की कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं, बल्कि हौसले जिद्दी हैं वाली बात को सच साबित करने की कहानी है। सही बात है। और ऐसा ही एक और उदाहरण जूडो से भी है। लिंथोई चानम्बम ने जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक है। यहाँ हमें एक पैटर्न नजर आता है। देखिए, पैरा एथलीट और जूनियर एथलीट ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमाल कर रहे हैं। इसका असली महत्व ये है कि भारत अब सिर्फ क्रिकेट जैसे पारंपरिक खेलों पर निर्भर नहीं है, हाँ। बल्कि तीरंदाजी, जूडो जैसे खेलों में भी भविष्य के चैंपियन तैयार कर रहा है। और भी कई दिलचस्प खबरें हैं, जैसे शतरंज की दुनिया में फेडे मतलब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का विश्व कप 2025 गोवा में आयोजित होगा। वहीं टेनिस में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। मोनाको के 204वीं रैंक वाले खिलाड़ी वैलेंटीन वैचरोट ने शंघाई मास्टर्स 1000 का खिताब जीत लिया। ये इतिहास में सबसे कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतना बड़ा खिताब जीता। ये दिखाता है कि खेल में कुछ भी हो सकता है। और क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा और जो रूट को CEAT अवार्ड्स में सम्मानित किया गया। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक पहल है। कौन सी? भारत और श्रीलंका मिलकर पहले महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का आयोजन करेंगे। ये खेल को समावेशी मतलब इंक्लूसिव बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। बिल्कुल सही। और जहां नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट को उनकी उपलब्धियों के लिए सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद रैंक मिल रहा है, वहीं हमारी सेना असल मैदान में भी नई ऊंचाइयां छू रही है। हाँ, तो अब रक्षा के मोर्चे पे चलते हैं। चलिए देखते हैं कि रक्षा के मोर्चे पर अक्टूबर का महीना कैसा रहा। हाँ, और यहाँ भी वही आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी वाली थीम साफ दिखाई देती है। सबसे पहले आत्मनिर्भरता की बात। सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच नाम का एक अभ्यास किया। इसका मकसद साफ तौर पर अगली पीढ़ी के ड्रोन युद्ध की तैयारी करना था। और यह अभ्यास जिस जगह पे हुआ, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास, वो इसके महत्व को और बढ़ा देता है। अच्छा।
ये भविष्य के युद्ध की तैयारी का एक सीधा संकेत है, जहां ड्रोन एक बहुत बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, सेना ने दुश्मन ड्रोन से निपटने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सक्षम काउंटर ड्रोन सिस्टम की खरीद शुरू की है। ये सिस्टम कितना खास है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। सक्षम सिस्टम सॉफ्ट किल तकनीक का इस्तेमाल करता है। सॉफ्ट किल, ये क्या होता है? हाँ, मतलब ये ड्रोन को गोली या मिसाइल से नहीं मारता, बल्कि उसके कम्युनिकेशन सिग्नल को जाम करके या हैक करके सुरक्षित रूप से नीचे उतार देता है। अच्छा, तो इससे आसपास के नागरिक इलाकों को कोई खतरा नहीं होता? बिल्कुल। ये बाहरी तकनीक पर हमारी निर्भरता को कम करने वाली एक बड़ी रणनीतिक बढ़त है। तो ये हुई आत्मनिर्भरता की बात। अब वैश्विक साझेदारी को देखते हैं। भारत ने कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ पर्थ में ऑस्ट्रा हिंड 2025, जापान के साथ समुद्री अभ्यास जेमेक्स 25 जी। और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ कोंकण 2025। और इसमें त्रिशूल अभ्यास को भी जोड़ना होगा, जो पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर हमारी तीनों सेनाओं का एक बड़ा संयुक्त अभ्यास था। और दक्षिण कोरिया के साथ भी तो पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ। जी हाँ। लेकिन एक सवाल है, इतने सारे देशों के साथ लगातार अभ्यास करने से क्या हमारी सेना पर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं पड़ रहा, या फिर ये आज की भू राजनीतिक सच्चाई के लिए जरूरी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये सारे अभ्यास एक ही कहानी कहते हैं, हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, ये सभी देश एक स्थिर और नियम आधारित व्यवस्था चाहते हैं। तो ये अभ्यास सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं है। तो फिर क्या है? ये भू राजनीतिक शतरंज की एक बड़ी चाल है, जिसमें भारत एक अहम खिलाड़ी है। एक तरह से ये लोकतांत्रिक देशों का सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश है। ठीक है, अब देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक बहुत ही प्रतीकात्मक क्षण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इससे एक बहुत शक्तिशाली संदेश जाता है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर उनका देश के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान में उड़ान भरना न केवल सेना का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि ये लैंगिक समानता का भी प्रतीक है। बिल्कुल, महिला नेतृत्व का भी एक बड़ा प्रतीक है। सामाजिक मोर्चे पर भी एक बड़ी उपलब्धि रही। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ये दिखाती है कि जमीनी स्तर पर लगातार किए गए प्रयास कैसे बड़े सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। ये सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि प्रशासन और स्थानीय समुदाय की साझा सफलता है। एक और खबर है जो सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। स्थानों के नाम बदलना अक्सर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को फिर से स्थापित करने का एक तरीका होता है। ये दिखाता है कि कैसे वर्तमान अपने अतीत के साथ संबंधों को फिर से परिभाषित कर रहा है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। जापान को साने तकाइची के रूप में अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली, जो वहां के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हाँ? लेकिन एक खबर ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर शामिल हो गए हैं। ये शायद इस महीने की सबसे बड़े संकेतों वाली खबर है। अब तक पूर्व नेता बड़ी कंपनियों, बैंकों या यूनिवर्सिटी के बोर्ड में जाते थे। सही बात है। एक पूर्व G7 देश के प्रधानमंत्री का सीधे एक एआई कंपनी में जाना, ये बताता है कि अब असली पावर सेंटर बदल रहा है। आप कहना चाहती हैं कि ताकत अब सरकारों से ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास जा रही है। बिल्कुल। ये संकेत है कि भविष्य में देशों की किस्मत और नीतियां शायद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी ही एआई कंपनियां तय करेंगी, नेता नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई अब सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि भू राजनीति का नया मैदान बन चुका है। ये तो सोचने वाली बात है। और इसी बीच तिमोर लेस्ते आधिकारिक तौर पर आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का 11वां सदस्य बन गया है। अच्छा, ये भी एक अहम घटना है। हाँ, जो इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। चलिए अब उस सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जो परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी होता है, पुरस्कार और सम्मान। और शुरुआत करते हैं 2025 के नोबेल पुरस्कारों से। नामों की सूची काफी लंबी है। हाँ, और नामों की सूची को रटना उतना प्रभावी नहीं होता। बेहतर है कि हम समझें कि इन पुरस्कारों का महत्व क्या है। तो इस साल के नोबेल पुरस्कारों में सबसे ज्यादा चर्चा किस पुरस्कार की रही?
ऐसा कौन सा काम है जो भविष्य को बदल सकता है? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चर्चा भौतिकी के पुरस्कार की रही, जो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवॉट्रे और जॉन एम मार्टिनेस को क्वांटम कंप्यूटिंग पर उनके काम के लिए मिला। क्वांटम कंप्यूटिंग? हाँ, आसान भाषा में समझे तो उन्होंने ऐसे कंप्यूटर बनाने की नींव रखी है जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना तेज होंगे। ये भविष्य में मतलब हर चीज को हमेशा के लिए बदल सकता है। जैसे कि नई दवाइयां बनाने से लेकर मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने और जटिल वित्तीय मॉडल बनाने तक सब कुछ। ये तो सच में भविष्य की तकनीक है। और बाकी पुरस्कारों के बारे में संक्षेप में बताएं। जरूर। चिकित्सा का नोबेल इम्यून टॉलरेंस को समझने के लिए दिया गया, जिससे ऑटो इम्यून बीमारियों और अंग प्रत्यारोपण में मदद मिलेगी। अर्थशास्त्र का पुरस्कार इनोवेशन और आर्थिक विकास के बीच के रिश्ते को समझने के लिए मिला। और साहित्य और शांति? साहित्य का पुरस्कार हंगेरियन लेखक लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को और शांति का नोबेल वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कुरीना मचाडो को उनके लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए दिया गया। इस तरह समझने से ये नाम याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है। अब उन भारतीयों की बात करते हैं जिन्होंने वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी। शेरी सिंह मिसेस यूनिवर्स 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बनी। हाँ, और मनोरंजन जगत से भी एक बड़ी खबर है। दिलजीत दोसांझ को अमर सिंह चमकीला में उनकी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वाह! यह भारतीय सिनेमा और अभिनेताओं को मिल रही वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। ये एक बेहद जरूरी कदम है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना आज भी एक चुनौती है। दीपिका पादुकोण जैसे लोकप्रिय और प्रभावशाली शख्सियत का इस अभियान से जुड़ना इस विषय से जुड़े कलंक को कम करने में और जागरूकता बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। हाँ, ये मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक अहम कदम है। बिल्कुल। तो अक्टूबर 2025 का महीना वाकई भारत के लिए खेल, रक्षा और वैश्विक सम्मानों से भरा रहा। और हमारी आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी वाली थीम लगभग हर खबर में नजर आई। निश्चित रूप से। अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। भारत अपनी स्वदेशी क्षमताओं जैसे सक्षम सिस्टम या शीतल देवी को मजबूत कर रहा है। वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, जैसे सैन्य अभ्यास या एमी नॉमिनेशंस, और साथ ही अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का जश्न भी मना रहा है, जैसे वंदे मातरम के 150 साल और रानी चेन्नम्मा की जीत की 200वीं वर्षगांठ का आयोजन। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो भविष्य की एक बहुत ही दिलचस्प दुविधा से जुड़ा है। कौन सा विचार? आज हमने जिन स्रोतों पर चर्चा की उनमें एक छोटी सी खबर यह भी थी कि सरकार 2027 से सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक कृत्रिम ध्वनि चेतावनी प्रणाली मतलब अकूस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। अच्छा, और ऐसा क्यों? वजह यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी शांत होती हैं कि पैदल चलने वालों को उनके आने का पता ही नहीं चलता, जिससे दुर्घटना का खतरा रहता है। ये तो एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हम एक शांत, स्वच्छ और ज्यादा तकनीकी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्या हमें इंसानी सुरक्षा के लिए पुरानी दुनिया के कुछ शोर और संकेतों को कृत्रिम रूप से बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी? यही तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब भविष्य में टेक्नोलॉजी और इंसानी आदतों के बीच संतुलन बनाने के लिए हमें और कौन से ऐसे अनसोचे नियम और समाधान देखने को मिल सकते हैं?